2022-23 का बजट अंत्योदय से आत्मनिर्भरता का बजट था, तो आज मेरे सहयोगी वित्त मंत्री खन्ना जी ने उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी की विकास के लिए, उनके कल्याण के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया है, यह बजट उत्तर प्रदेश के त्वरित, सर्वसमावेशी और समग्र विकास के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की नींव को प्रस्तुत करने वाला बजट है। ये 7वां बजट है। जिस पार्टी की सरकार को 6 साल काम करने का मौका मिला हो, दिल्ली की सरकार उनकी हो, और जब 7वां बजट हम देखते हैं तो ये बजट दिशाहीन बजट दिखाई देता है। और आज के जो समस्या हैं, ना आज की समस्याओं का समाधान और न भविष्य के किसी फैसले को आगे ले जाने का कोई रास्ता दिखता है। मैं इस बजट को प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री प्रशांत त्रिवेदी जी को और वित्त विभाग की पूरी टीम को उत्तर प्रदेश के अनुरूप बजट प्रस्तुत करने के लिए हृदय से बधाई देता हूं और आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। यह बजट उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश अगले 5 वर्ष के अंदर $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बने, इसके लिए यह बजट नींव का पत्थर साबित होगा। जिस प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी गांव में रहती हो और खेती और किसानी पर निर्भर करती हो, किसानों को निराश किया है। जहां नौजवान उम्मीद लगा करके लगातार इस बैठे कि रोजगार नौकरी का कुछ रास्ते खुलेंगे, नौजवानों को निराश किया है, महिलाओं को निराश किया है इस बजट ने। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि दिशाहीन बजट है। जो भारतीय जनता पार्टी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाती हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि ये वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री दोनों कम से कम ये बताएं उत्तर प्रदेश की जनता को, जब मुख्यमंत्री जी ये सपना दिखा रहे हैं $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, तो उत्तर प्रदेश की ग्रोथ रेट क्या हो। जो आज की ग्रोथ रेट उत्तर प्रदेश की है, उससे $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी कब बन पाएगी। जो ये शब्द बोलना, केवल 1 ट्रिलियन बोल देना, उससे मैं नहीं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंच पाएगी। आपने देखा होगा पिछले 6 वर्ष के अंदर जो भी संभव हो पाया है, या इस बार के टैक्स, उसमें भी आप देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनता पर कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर इस दौरान हम लोगों ने पेट्रोल डीजल पर जो वैट था यूपी का, उसकी ड्यूटी को कम किया। उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से राहत दिलाई। और आज अगर आप देखेंगे कि प्रदेश के अंदर एक और डीजल पेट्रोल देश के किसी भी अन्य राज्य की तुलना में सस्ता है, इसके कारण आवश्यक उपभोक्ता वस्तुएं भी प्रदेश के अंदर महंगी नहीं हुई। आम जनमानस को राहत मिला, लेकिन पारदर्शी टैक्सेशन की प्रणाली प्रदेश के अंदर लागू करने, टैक्स चोरी को रोकने और राजस्व संग्रह को बढ़ाने का परिणाम आज हमारे सामने है।
कि प्रदेश ने जो एक रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में आज उत्तर प्रदेश है, और जो हमारे पास रेवेन्यू सरप्लस है उसने प्रदेश के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को देने में भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया, और उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने में सफल हुआ है। ये विगत 6 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर ये सभी चीजें प्राप्त की हैं। के लोग वो लोग हैं जिन्होंने ये कहा कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आज अगर हम हिसाब किताब लगाएं, इस महंगाई में जो महंगाई चरम सीमा पर है, क्या किसानों की आय दोगुनी हो गई है? सरकार बताए। और फिर डीजल, पेट्रोल, कीटनाशक दवाई, खाद, डीएपी और जितने भी किसान की ज़रूरत की चीज़ें सब महंगी हो रही हैं। डीजल पेट्रोल महंगे का होने का मतलब केवल गाड़ी में डीजल पड़ रहा है उस पर असर नहीं पड़ता है, हमारी जितनी भी विकास की योजनाएं उस पर असर पड़ेगा। अगर आप सड़क बनाना चाहेंगे तो वो महंगी बनेगी, अस्पताल बनाना चाहेंगे तो वो महंगा बनेगा, आपको कोई विकास का और डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा तो वो महंगा होगा। फिर ये कह रहे हैं कि डेयरी को बढ़ावा दिया है। आज किसान अगर अपनी दूध की कीमत चाहे तो उसको कीमत नहीं मिल सकती, लेकिन इधर आपने देखा होगा जिस समय अमूल ने अपनी 3 रुपये बढ़ाए उसी समय आपके पराग ने भी कीमत बढ़ा दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि सरकार ये बताए कि अगर कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं तो क्या उस मुनाफे का हिस्सा किसान को मिल रहा है? प्रदेश के अंदर आज के इस बजट में जो चीजें आप देखते होंगे, बहुत सारी चीजों की घोषणा इसमें आज यहां पर हुई है। वित्तीय अनुशासन का पूरा पालन किया गया है। इसमें पूरे बजट में अगर आप देखेंगे कुशल वित्तीय प्रबंधन की झलक आपको प्रदेश के अंदर देखने को मिलेगी। राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखा गया है। एफआरवीएम एक्ट के अंतर्गत प्रदेश के अंदर जो राजकोषीय जो घाटे का जो निर्धारित सीमा है वह 3.5% से कम करके वह 3.24% तक करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, और यह प्रदेश के अंदर वर्तमान में है। बजट के अंदर जो कुछ और चीजें महत्वपूर्ण है वह है 2016-17 में बजट का जो आकार था वह स्वयं के कर का जो उसमें रेशियो था वह केवल 33% था। यानी जो हमारा स्वयं का रेवेन्यू प्रदेश के अंदर था वो उसमें केवल बजट में 33% वो योगदान दे पाता था। शेष ऋणों के माध्यम से या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट पे निर्भरता के माध्यम से ही हम करते थे, या फिर उसके बारे में कोई भी हम साइलेंट रह पाते थे। इसका मतलब वे सब घोषणाएं झूठी थी। लेकिन आज जो भी हम कर पा रहे हैं, बजट में दोगुने से अधिक बजट होने के बावजूद बजट को हम लोगों ने लगभग 45 से 46% जो भाग है वह स्वयं के राजस्व से आज प्रदेश प्राप्त कर रहा है। राज्य सरकार का यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन और राजस्व चोरी रोकने के जो परिणाम स्वरूप आज एक बजट का बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्वयं के स्रोतों से वहन कर रही है। बर्बाद कर दिया है सरकार ने। पता नहीं क्या सपना दिखा रहे हैं, बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, लेकिन जितनी भी हमारी माइक्रो इंडस्ट्री थी वो पूरी की पूरी खत्म कर दी। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री खत्म कर दी। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए कोई राहत, कोई पैकेज नहीं। कोई उम्मीद कर सकता है एनओसी का? अगर पॉल्यूशन बोर्ड का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा, फायर का एनओसी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। तो क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है क्या? और कितनी बार ये वादा दिला चुके हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, ईज ऑफ डूइंग क्राइम है, ईज ऑफ डूइंग मुकदमा है। आप अगर बोल देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, गाना गा देंगे तो मुकदमा हो जाएगा, सच दिखाएंगे तो मुकदमा हो जाएगा। सच दिखाने के लिए आप कैमरा ले जाएंगे तो कैमरा तोड़ देंगे। आप अगर तस्वीर खींच रहे हो तो हो सकता है आपके चेहरे तक पहुंच जाए। कि 16-17 में उत्तर प्रदेश के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था ये 17-18% था। आज ये मात्र 4% रह गया है। रोजगार की संभावनाएं बढ़ी, नए रोजगार सृजित हुए। सिक यूनिट को, खासतौर पर एमएसएमई यूनिट जो उत्तर प्रदेश के औद्योगिक निवेश का एक बड़ा आधार था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजनाओं ने उत्तर प्रदेश को एक्सपोर्ट के एक हब के रूप में विकसित किया।
और उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए हम लोगों ने केंद्र से जुड़ी हुई इन तमाम योजनाओं को लागू करने का परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश का सीडी रेशो बेहतर हुआ है। जो 16-17 में मात्र 46% था, आज जो 55% हो रहा है। यह प्रदेश के अंदर की वर्तमान की वित्तीय स्थिति को भी दिखाता है। और साथ साथ अगर आप देखेंगे 12 से 17 के बीच में प्रदेश के अंदर कुल 5,90,000 करोड़ रुपए के ऋण वितरित हुए थे और 17 से 22 के बीच में यहां पर उद्यमियों ने, कृषकों ने, अलग अलग एमएसएमई सेक्टर ने जो यहां पर उन्हें ऋण वितरित किए गए वह लगभग 9,50,000 करोड़ रुपए से अधिक का था। और ये अगर आप इस वित्तीय वर्ष में देखेंगे इसकी प्रोग्रेस भी काफी अच्छी है और इसे हम आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री बल्ला घुमा रहे हों, क्रिकेट न खेल पाते हों, क्या उनसे उम्मीद करोगे कि खेल यूनिवर्सिटी बनाएंगे? और फिर खेल का पहनावा अलग है, ऐसे नहीं खेल पाओगे क्रिकेट। आप स्टेडियम में बताइए, इतना शानदार स्टेडियम बनाइए, 6 साल हो गए, 7वां बजट आ रहा है, क्या एक स्टेडियम ये बना पाए हैं नया? और फिर क्या ना मेट्रो बनाएंगे। अरे भाई, मेट्रो कोई खिलौना है जो ले आओगे बाजार से? जितनी मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, लखनऊ की मेट्रो, कानपुर की मेट्रो, आगरा की मेट्रो, ये सब समाजवादियों की देन है। बिना समाजवादियों के फैसले के ये मेट्रो शायद ज़मीन पर नहीं उतरती। और जो फैसला समाजवादी सरकार में लिया गया था बनारस के लिए मेट्रो, इन्होंने उस प्रपोजल को टर्न डाउन कर दिया, उस प्रपोजल को वापस ले लिया। और देखिए आज भी बनारस में मेट्रो नहीं बना पाए। हर बजट में कभी 50 करोड़, कभी 100 करोड़। आप इनके पिछले 6 बजट उठा लीजिए, हर बार गोरखपुर के मेट्रो के लिए पैसा दिया है, बनारस के लिए पैसा दिया है और झांसी वालों के लिए पैसा दिया। हमारे मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं था मेट्रो कैसे बनती है। अगर इन्हें पता होता मेट्रो कैसे बनती है तो आपके लखनऊ की मेट्रो आगे चली गई होती। जितनी समाजवादी लोग बनाए तो वहीं से वापस आ जाती है। कानपुर में भी जितना समाजवादियों ने सैंक्शन किया था वही लाइन बनी है। आगरा में वही लाइन बनी है जो समाजवादियों ने सैंक्शन की थी। 1 इंच नहीं बढ़ा पाई है। और फिर क्यों बढ़ाती है? ये गोरखपुर लिंक नहीं बना पाए, बताओ अपना। ये जो समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था, क्या गोरखपुर लिंक बना लिया इन्होंने? बजट में फिर पैसा लाए। अगर गोरखपुर लिंक बना रहे हैं तो अयोध्या लिंक क्यों नहीं बन रहा है? या वाराणसी का लिंक क्यों नहीं बन रहा है? और जितना समाजवादी सरकार में अलाइनमेंट था और जिस किलोमीटर तक समाजवादी सरकार में बनाया गया था उससे आगे नहीं ले जा पाए। हैदरिया और पखनपुरा गांव है, उससे 1 इंच ये एक्सप्रेसवे नहीं बढ़ा पाए। और उसका परिणाम ये है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस घाटे में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे लोग इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया, उद्घाटन करते ही वो ढह गया। और ढह गया तो इतनी छवि खराब हो गई, कोई चलना नहीं चाहता है। जो चलता है वो एक्सीडेंट हो जाता है। और आज भी काम पूरा नहीं हो पाया है। और जो इंसेंटिव देना चाहिए था ठेकेदार, क्योंकि सरकार के क्लोज ठेकेदार थे, सरकार के मित्र ठेकेदार थे, तो उन्होंने उनका इंसेंटिव दे दिया। जो काम समय पे पूरा होने पर इंसेंटिव दिया जाता है, काम पूरा नहीं हुआ लेकिन अपने मित्र ठेकेदारों को खुश करने के लिए उन्होंने इंसेंटिव पहले दे दिया। तो ये एक्सप्रेसवे का सपना दिखा रहे हैं, गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा, प्रयागराज तक बनेगा, लेकिन जो बनाने वाले हैं मित्र हैं इनके, वो तो कंपनी गड़बड़ हो गई है। वो नंबर 2 पे थे, अब न जाने कहाँ पहुँच गए। तो क्या कोई उम्मीद करेगा कि जिसको आपने बनाने के लिए दिया, ये बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है कि गंगा एक्सप्रेस बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये दिखा रहे एयरपोर्ट बनाएंगे। चित्रकूट एयरपोर्ट नेताजी ने बनाया, आजमगढ़ की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, मुरादाबाद की हवाई पट्टी नेताजी ने बनाई, सोनभद्र में भी एक्सपेंशन किया उस समय पर, मेरठ का समाजवादी सरकार में हुआ। और बहुत सारे हवाई पट्टी उस समय बनी, आज तक नहीं हम उतर पाए। अभी मैंने परमिशन मांगी कि मुरादाबाद उतरना चाहते हैं, बोले इनकम्प्लीट है। हमने कहा यहाँ उतरना चाहते, बोले इनकम्प्लीट है। तो जो चीज़ें इनकम्प्लीट हैं वो पूरी कैसे हो गई इनके बजट में? उत्तर प्रदेश के अंदर अगर आप देखेंगे
आज के इस बजट में जो घोषणाएं हुई हैं उनमें मुख्य रूप से प्रदेश के अंदर एक बड़ा भाग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए है, यानी प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर उस धनराशि खर्च होगी जो प्रदेश के अंदर रोजगार के सृजन में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करने जा रही है। हमारे पास पहले से ही 5 एक्सप्रेसवे चालू स्थिति में है। वर्तमान में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे पर काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। आज के बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को चित्रकूट तक जोड़ने के लिए चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की भी घोषणा यहां पर आज की है। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने के लिए 4 क्लस्टर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में, 2 औद्योगिक क्लस्टर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में विकसित करने के बारे में भी आज यहां पर बजट का प्रावधान किया है, उसकी घोषणा भी की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भी यहां पर औद्योगिक गलियारा के लिए उसकी घोषणा यहां पर आज हुई है। किसान फंड के लिए कहा वादा किया था कि किसान फंड बनाया जाएगा। कहाँ है किसान फंड? इन्होंने कहा कि हम इतना फंड क्रिएट करेंगे। कहाँ है फंड? इसलिए केवल ये आंकड़ों में झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाली सरकार है। शेर और शायरी से केवल थोड़ा सा मनोरंजन करने वाला बजट है कि अगर आप पढ़ें तो थोड़ा दिल लगे आपका, इसलिए 2-4 शेर लिख दिए उसमें, वरना अगर आप देखोगे अंदर ये सब खोखला है। जब ये पुराना बजट 50% नहीं खर्च कर पाए, एस्टिमेटेड जो बजट था उसका 50%, बताइए ज़मीन पर नहीं उतार पाए। 50% बजट नहीं खर्च कर पाए पिछली बार का, उससे पहले 30% नहीं। और लगातार अगर आप ग्राफ देखोगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजटों का, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ना खर्च करने का, जबकि खर्च करने का बढ़ना चाहिए था। कोई नई योजना हो तो बता दो आप। और अब नाला बन रहा गोरखपुर में, बताइए 6 साल हो गए, वो जो ताल था उसमें पूरी गंदगी जा रही थी। अब बजट में 6 साल बाद पैसा आया है कि वो नाला बनाएंगे। ये जो आपने कहा शेरो शायरी सुरेश खन्ना जी ने तो कहा कि हमने विपक्ष की सोच बदल दी। क्या सोच बदलेंगे? मेडिकल कॉलेज में उनके फैकल्टी नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि गरीबों का इलाज सरकारी ना होकर के प्राइवेट की तरफ जाएं। तो जो लोग प्राइवेट पीपीपी पर मेडिकल कॉलेज जा रहे हैं, इनसे क्या उम्मीद करोगे गरीब की मदद करेंगे लोग? सर होली दिवाली में फ्री सिलेंडर की बात कही जा रही थी। सर होली दिवाली में फ्री सिलेंडर की बात कही जा रही है, होली दिवाली बीत गए। ये तो पहनावा है और आज बजट का दिन है। हमें उम्मीद थी कि बजट हम लोगों के लिए कुछ आएगा, बजट हम लोगों की भी कुछ बजट है जो मिल जाएगा हम लोगों को, इसलिए दिखाने के लिए कि शेरवानी में शायद हमें भी बजट मिल जाए। किसानों को राहत देने के लिए अन्नदाता किसानों के बारे में जो हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से भी बात की थी, इसे निजी नलकूप से जुड़े हुए जो हमारे अन्नदाता किसान हैं उन्हें हमने पिछले बजट में विद्युत बिल में 50% की छूट दी थी। आने वाले समय में हम उन्हें व्यवस्थित तरीके से 100% छूट देने की व्यवस्था करने जा रहे हैं और इसके लिए भी बजट का प्रावधान हम लोगों ने इसमें किया है। अगर आपको याद हो, यहाँ पर यूपी में बिजली विभाग ने और उस समय जो अधिकारी थे उन्होंने एक फैसला लिया और फैसले में ये किया कि जो सरकार के कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड था वो एक प्राइवेट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब वो प्राइवेट कंपनी फेल हो गई, उस पर इन्होंने कार्रवाई की और उस समय के जो अधिकारी थे उनको जेल भेज दिया और न जाने कितनों पे ईडी और सीबीआई की जांच और इनकम टैक्स की जांच की गई। आज देश का जो सरकारी संस्थाओं का पैसा है वो इस ग्रुप में चला गया, तो क्या एसबीआई के लोग जेल जाएंगे? क्या एलआईसी के लोग जेल जाएंगे? अब ये सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो ये कहेंगे, आज तक तो दिल्ली की सरकार जो करती वो यूपी की सरकार करने लगती है। दिल्ली की सरकार की नकल यूपी की सरकार कर रही है, क्योंकि दिल्ली की सरकार ने एग्रीकल्चर सेक्टर को डाउन किया, यूपी की सरकार ने भी ऐसी सेक्टर के लिए कुछ नहीं किया। दिल्ली की सरकार ने नौकरी रोजगार छीन लिया, प्राइवेटाइज की तरफ चले गए, यूपी की सरकार भी वही रास्ते पर है। तो अगर दिल्ली में ही हुआ है तो मैं कहूँगा कि दिल्ली वाले कम से कम यूपी वालों से सीखें कि अगर यूपी वाले जेल भेज सकते हैं तो दिल्ली वाले जेल क्यों नहीं भेज रहे हैं। मार्च 2023 तक
हम ज्यादातर गांवों के हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य कर देंगे तो औद्योगिक विकास, एग्रीकल्चर के फील्ड में कई गुना उनकी जो विकास की दर है और वहां पर हर घर नल योजना के साथ साथ जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य हो रहे हैं। कोई सोचता था कि चित्रकूट में एयरपोर्ट आएगा, कोई सोचता था ललितपुर में एयरपोर्ट आएगा, कोई सोचता था सोनभद्र में एयरपोर्ट बनेगा, कोई सोचता था आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी और आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण होगा। आज ये सब संभव हुआ है। तो ये इसीलिए क्योंकि इस प्रकार की योजना, जब बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर एक क्षेत्र को, हर एक जनपद को दिया जाता है, तो उसका लाभ उसी प्रकार से प्राप्त भी होता है। आपने देखा होगा निवेश पहली बार प्रदेश के सभी 75 जनपदों में हुआ है। आप सोचिए, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है हमारा चंदौली। चंदौली तो वाराणसी के बगल में तब भी है, लेकिन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है श्रावस्ती। बलरामपुर, अगर आप देखेंगे देश के अंदर सबसे अधिक आय वाला जनपद है, पर कैपिटा इनकम अगर आप देखेंगे देश के अंदर, और नोएडा है। लेकिन सबसे कम आय है वो बलरामपुर की है। लेकिन बलरामपुर में भी निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, श्रावस्ती में प्राप्त हुए हैं, फतेहपुर में प्राप्त हुए हैं, चंदौली में प्राप्त हुए हैं, चित्रकूट में प्राप्त हुए हैं, सोनभद्र में बड़े पैमाने पर प्राप्त हुए हैं। कोई सोचता था 6,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव अकेले सोनभद्र में आ जाएंगे, इस बार मिले हैं। ये दिखाता है, गुड साइन है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति हुई है। आज हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और उसी को पुशअप करने के लिए और बजट एक संबल के रूप में आज प्रस्तुत किया गया है। जब ये पुराना बजट 50% नहीं खर्च कर पाए, एस्टिमेटेड जो बजट था उसका 50%, बताइए जमीन पर नहीं उतार पाए, 50% बजट नहीं खर्च कर पाए पिछली बार का, उससे पहले 30% नहीं। और लगातार अगर आप ग्राफ देखोगे इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बजटों का, ये ग्राफ लगातार बढ़ रहा है ना खर्च करने का।